माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ फ्रॉम। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ इसको हम यूज करेंगे, इसके बारे में समझना है। तो चलिए फिर फटाफट हेडिंग डाल लेंगे फ्रॉम। आखिर ये फ्रॉम में क्या इंडिकेट करता है, तो साथ में लिखेंगे, नोट डाउन करते चलिएगा भाई साथ में। इट indicates the departure, it indicates the departure, origin and source etc। इन सभी चीजों के बारे में क्या करता है हमारा फ्रॉम, हमें बताता है। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा I am dash झांसी। मैंने कहा मैं कहां से हूं, आपने पूछा कि आप कहां से हो, तो मैंने रिप्लाई दिया आई एम फ्रॉम झांसी। मैं कहां से हूं, झांसी। आप जहां से आए हैं उस ओरिजिन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ हम यूज करेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशन। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा दिस बुक इज sells this store। यह बुक जो है किस दुकान से बेची जाती है, तो इस स्टोर से बेची जाती है। जो बुक है वो कहां से सेल हो रही है, उसके ओरिजिन को बताने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं भाई। चलिए भाई, जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा माय पेरेंट्स इज डैश मेरे माता पिता कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, किसी भी चीज के ओरिजिन को बता रहे होंगे, हम सोर्स को बता रहे होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं भाई। एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा I can get some information this letter। अब क्या हुआ, मैंने कहा I can get some information dash letter। आपको एक लेटर मिला, अब आपसे कहा गया कि आप इस लेटर से क्या निकाल सकते हैं, तो उस लेटर से कुछ ना कुछ निकाल पा रहे हैं, आपको कुछ जानकारी मिलती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। तो इस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोर्स है कि हमें लेटर की हेल्प से इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो सोर्स को बताया जा रहा है, तो हम वहां कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात की नहीं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट, क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी आएगा तो उससे पहले हमें क्या यूज करना है, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फिर एंड पॉइंट को कनेक्ट कराने के लिए, या हम कहें कि एंडिंग पॉइंट जो होगा हमारा, उसको कनेक्ट कराने के लिए हम एक और प्रीपोजिशन यूज करते हैं जिसे हम टू कहते हैं। फ्रॉम के साथ हमेशा क्या बनता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो और एंड पॉइंट कनेक्ट करने के लिए हम हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अगर आप टू की जगह यहाँ पे एंड लिखते हैं, सो लिखते हैं या देन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आई बात, ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा
द मीटिंग is dash 10 a.m. dash 12 p.m. मैंने कहा जो मीटिंग का टाइम था, जो मीटिंग है वो कितने बजे से है, आपसे स्टार्टिंग टाइम बताया गया, आपको कितना है 10 a.m. स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, स्टार्टिंग टाइम पता है, तो उससे पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे भाई, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। चलिए भाई, अब हमें ये तो पता चल गया कि सर 10 बजे से हमारी जो है मीटिंग स्टार्ट है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मीटिंग कितने बजे तक होगी। तो हमें लास्ट में पता चला कि सर मीटिंग जो है वो 12 PM तक हो रही। अब इस 12 PM को इस स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कराने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू करेंगे कि एंड करेंगे। तो हमने यहाँ देखा सर यहाँ फ्रॉम से स्टार्टिंग आया, तो इसको कनेक्ट कराने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दिस मीटिंग इज फ्रॉम 10 AM टू 12 PM। यह मीटिंग जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, 10 AM से 12 PM तक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे हमने कहा ही इज he was lived here dash 2006 dash 2009। he was lived here, वह यहाँ रहता था। कब से कब तक रहा था तो इस 2006 से 2009 तक वह यहाँ रहता था, इसके बाद वो यहाँ से चला गया था। तो हमें यहाँ पे टाइम बताया गया, स्टार्टिंग टाइम भी दिया गया और एंड टाइम भी दिया गया। तो इस चीज को बताने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन। आपको जब स्टार्टिंग टाइम पता है तो हम उससे पहले क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और उसके बाद उसको कनेक्ट कराने के, डेस्टिनेशन से कनेक्ट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रॉम आ जाएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप सभी लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, वहां आपको दिखाई देता है कि प्राइस इज फ्रॉम, प्राइस फ्रॉम इतने। आपका इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ, इट इंडिकेट्स द, इट indicates the range of measurement, मेजरमेंट की रेंज को बताता है, या कोई और भी चीज है, समथिंग कोई भी चीज है या थिंग्स है कोई, उस चीज की हमें रेंज बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा द प्राइस इज 400 रुपीज अ वीक। जो प्राइस जो है आपको वो दिया जा रहा है, एक सप्ताह के लिए आपको 400 रुपये मिलेंगे। प्राइस इज 400 अ वीक, एक वीक के लिए आपको 400 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस बताया जा रहा है वो क्या बताया कि एक वीक का जो प्राइस है वो कितना है, 400 रुपीज है। जैसे आपने देखा होगा शॉप में, कहीं मॉल में या दुकान पर आपने देखा होगा, दिस जीन्स प्राइस इज, दिस जीन्स प्राइस इज फ्रॉम। अब देखिए जीन्स के प्राइस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुए, मान लीजिए हमने कहा वो 1200 से स्टार्ट हुई, और एंडिंग जो है वो मान लीजिए उसने कहा, दुकानदार ने या मॉल वाले ने कहा कि भाई ये 3000 रुपीज तक इनकी क्या है, हाईएस्ट रेंज है। इस रेंज के हमारे पास जीन्स है, तो आप किस रेंज में लेना चाहेंगे, तो उसकी रेंज को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करें। अगर हम यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो एकदम क्या है, एकदम करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए, ये था हमारा यूज ऑफ फ्रॉम। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन का यूज सीखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ टू। हमें अब सीखना है टू का यूज। तो टू का जो सबसे पहला यूज है वो ये है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। क्या बताएगा भाई? डायरेक्शन बता रहा होगा या डेस्टिनेशन को बताएगा? और डेस्टिनेशन। जब भी किसी डेस्टिनेशन के बारे में बात चल रही होगी, इस डेस्टिनेशन से कनेक्ट कराने के लिए हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं। वो प्रीपोजिशन है हमारी टू। कौन सी प्रीपोजिशन है? टू प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मनीष गोस डैश। मनीष स्कूल जाता है, तो उसकी डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल उसकी डेस्टिनेशन है कि नहीं? जब इसकी स्कूल डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन से उसको कनेक्ट कराने के लिए, उससे सेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत है, जो वर्ड हमारा प्रीपोजिशन है। अब हमने आपको भी बताया कि जो हमारा टू प्रीपोजिशन है वो डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है, तो हम यहाँ क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप कहेंगे सर टू प्रीपोजिशन। तो फाइनली क्या आंसर बन गया? मनीष गोज टू स्कूल। मनीष कहाँ जाता है? घर से निकला तो उसका एक डेस्टिनेशन था कि हमें स्कूल ही जाना है, तो वह वहां जाता है। तो इस डेस्टिनेशन को कनेक्ट कराने के लिए हमने क्या यूज किया? टू प्रीपोजिशन यूज किया। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा शी वेंट डैश टेम्पल। वह मंदिर जाती थी, तो उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? मंदिर थी। तो उस डेस्टिनेशन से ऐड कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर बन गया। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। मैंने कहा ही केम डैश मी। वह मुझसे मिलने आई थी। भाई ही जो था वो मुझसे मिलने आया था। अब ही अपने घर से निकला, मी से मिलने गया, तो मी एक पर्टिकुलर जगह पे होगा कि नहीं? तो उसे पता था कि जो मी है वो इस जगह है, तो उसकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन थी कि हम अपने घर से निकले तो हमें इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तब जाके वो अपने फ्रेंड से मिल पाएगा। तो डे भी हमारा यहाँ जो मी आया है डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। समझ में आई बात? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। टू से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है? टू जो है हमारा एक पार्टिसिपल का काम करता है। टू किसकी तरह काम करता है? पार्टिसिपल की तरह काम करता है। टू जो है हमारा क्या करता है? पार्टिसिपल की तरह काम करता है। जब टू पार्टिसिपल की तरह काम करेगा तो इस सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग आएगा। तो लिखिएगा नो मीनिंग इन अ सेंटेंस। जब टू पार्टिसिपल की तरह हम यूज करेंगे तो सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होगा। नो मीनिंग इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। आपको समझ जाना है कि ये पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा ही केम टू मीट, he came to dash he came to meet her। वह हर से मिलने के लिए आया था। अब हर से मिलने के लिए आया था, तो यहाँ जो टू है, देखिए ये क्या है? वर्ब है। मीट भी क्या है? हमारी वर्ब। जब भी क्या होगा, दो वर्ब को कनेक्ट कराने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया टू। तो ये जो टू है यहाँ पे पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। वह हर से मिलने आया था। वह हर से मिलने आया था। वह जो है ही जो है वो हर से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ टू का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब टू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है? पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। चलिए मैंने आपके बस यही साइड में मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा। शी
शी केम टू हिम, शी केम टू हिम, वह मिलने आई थी, किससे मिलने आई थी? हिम से। तो भाई जो सी थी वो मिलने के लिए उससे आई थी, कहाँ आई थी? उसके पास आई थी। तो हिम जो है उसकी डेस्टिनेशन बन गई। यहाँ पे जो टू जो यूज हो रहा है ये किसकी तरह यूज हो रहा है? प्रीपोजिशन। जब हमें समझना है कि अगर टू के बाद वर्ब आती है तो वो पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, और टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है दैट मीन्स वो यहाँ टू जो है प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम जब क्या करते हैं, कंपैरिजन बता रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जब हम कंपैरिजन बताते हैं तो वहां पर हम देन कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? देन यूज करते हैं। ठीक है। जब इंफॉर्मेशन बताई जाए, क्या बताई जाए? जब इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन कंपैरिजन का सेंस आता है। क्या दिया जा रहा है? कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम इसमें से, और हमसे इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं? टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, ही इज जूनियर, ही इज जूनियर डैश मी। अब मैंने कहा ही इज, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ही जो है वो मुझसे क्या है? छोटा है। छोटा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन कंपैरिजन भी हो रहा है कि कौन छोटा है बड़ा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो मैंने कहा ही इज बेटर देन, ही इज बेटर देन, he is better than या to him, हर लिख लीजिए भाई, he is better than to her। अब आपको बताना है यहाँ क्या यूज होगा? he is better। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है? तो यहाँ पे जो बेटर लिखा है कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है भाई? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जब यूज होती है तो वहां पर क्या होता है? कंपैरिजन ही होता है। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, क्या कंपैरिजन के लिए हम टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे? जी नहीं, यहाँ इंफॉर्मेशन देने पे ध्यान नहीं है, यहाँ सिर्फ कंपैरिजन पे फोकस है। कंपैरिजन पे जब फोकस्ड होगा तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे? देन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और इंफॉर्मेशन दी जाए और कंपैरिजन किया जाएगा तो हम वहाँ पे टू को प्रेफर करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन दोनों चीजें एक ही में होनी चाहिए। जैसे हम बात करें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सी इज सीनियर डैश हिम। सी जो है सीनियर है, किससे? हिम से। तो भाई यहाँ दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा था कि इन दोनों में कौन सीनियर है कौन जूनियर है, और एक इंफॉर्मेशन भी दी जा रही कि ए सीनियर है ए जूनियर है। तो सी इज सीनियर, तब ऐसे सेंस में भी हम क्या करते हैं? टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। समझ में ये बात? चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आपको एक बेहतरीन ही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसे देख के आपको मजा आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए भाई फटाफट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? तो कॉन्सेप्ट है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या है? कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत बेहतरीन है। जैसे हमने लिखा सीनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, inferior, prefer, prior, इन सभी के बाद जो है हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा ही प्रेफर कॉफी टू या देन टी। ही प्रेफर, वह प्रेफर करता है, क्या करता है? ही प्रेफर्स
कॉफी टू या देन टी, कॉफी से ज्यादा वो किसे प्रेफर करता है, टी से ज्यादा किसे प्रेफर करता है, कॉफी प्रेफर करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देन कैंसिल करेंगे, टू यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड आया, प्रेफर के हिसाब से कंपैरिजन बताने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे टू। क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। समझ में आई बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने लिखा सोनम इज सुपीरियर टू या देन सोनम इज सुपीरियर टू ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां उन सभी में सुपीरियर कौन है, सोनम है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे कि देन यूज करेंगे कि देन यूज करेंगे। ये वाला देन तो बिल्कुल आएगा नहीं, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ देन यूज नहीं किया जाएगा। सुपीरियर इंटीरियर ऐसे वर्ड्स हो रहे हैं जिनमें हम एक कंपेरिजन कर रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेटिव वे में कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो इस तरीके से भी हम टू को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। क्या है भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू जो है ए हमें स्विंग पर्पस लिखिएगा, टू जो है इट इंडिकेट्स द पर्पस। क्या करता है, इट इंडिकेट्स द पर्पस। ये पर्पस भी बताता है भाई, क्या करता है, पर्पस भी बताता है। चलिए भाई जैसे मैंने कहा ही केम टू सी अस, वह आया था हमें देखने के लिए। तो उसके आने का पर्पस क्या था कि वो देखने के लिए आया था, हमें देखने के लिए आया था। तो उससे पहले हमने क्या किया भाई, टू प्रीपोजिशन को यूज किया। तो ये एकदम यहाँ पे क्या एकदम करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा शी केम टू हेल्प अस, वह आई थी, वह आई थी किस लिए आई थी, हमारी मदद करने के लिए आई थी। उसके आने का कोई पर्पस था, पर्पस था, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो इस सेंस में भी हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू का कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखना चाहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले हमें टू प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाएंगे भाई, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगानी होता है, टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा I gave a book dash सोनम, I gave a book dash सोनम, मैंने किताब दी थी सोनम को। ठीक है, आपने दिए क्या थी, बुक दी थी। तो ये बुक जो है हमारा क्या बन गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं, क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस सोनम किसको दी, सोनम को दी, तो ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कराना है और हमें क्या यूज करना है, एक प्रीपोजिशन यूज करना है। तो हम वहां क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एकदम क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं यहीं पर एक दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा माई अंकल गिफ्टेड a smart watch dash me। माई अंकल, क्या लिखा मैंने, माई अंकल गिफ्टेड आ
स्मार्ट वॉच, एक स्मार्ट वॉच दी, डैश मी, क्या दिया अंकल जी ने, स्मार्ट वॉच। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक वीडियो बना रखी है, आप लोगों से जरूर देखें। वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उससे ऐड करने के लिए हम उन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं, उनका क्या सीक्वेंस रहता है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो यहाँ बताइए भाई, हमारे अंकल जी थे, उन्होंने हमें क्या दिया, एक स्मार्ट वॉच दी। तो ये स्मार्ट वॉच जो है हमारी क्या बन गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया भाई, डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी क्या है, किसको दी, मी को दी, तो ये हमारा बन गया इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। चलिए अब इससे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे और एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम टू को इस सेंस में भी यूज करते हैं। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इसका एक और बेहतरीन यूज बताते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टू का, जो हमारी नॉन एक्शन वर्ब होती है। क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो क्या करती हैं, एक्शन नहीं दिखाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। नॉन एक्शन वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, टू आता है, और उस टू के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। या हम कह सकते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कराने के लिए एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, वो वर्ड हमारा टू होता है जो प्रीपोजिशन का काम करता है। तो हमें इसके बारे में भी सीखना है। चलिए जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, सी इज नॉन, सी इज नॉन डैश मी, वह मुझे जानती है। अब आप जानते हो, या तो आप किसी को पूरा जानते होगे या तो बिल्कुल नहीं जानते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से कह रहे हो अच्छा जो ही सी जो है वो मुझे जान रही है, क्या मी को जान रही है, नहीं ना। या तो वो मी को जानती होगी या उसे नहीं जानती होगी, दो ही चीजें होती हैं। ऐसे सेंस में ये नहीं होता कि हम तुम्हें जान रहे हैं, हम तुम्हें सीख रहे हैं, हम तुम्हें जान रहे हैं, ऐसा सेंस बिल्कुल इलॉजिकल होता है। तो यहाँ पे जो हमारी नॉन आई है, ये हमारी कैसी वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। इसलिए इस नॉन एक्शन वर्ब को जब हमें ऑब्जेक्ट से रिलेशन फिट कराना होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे और हमारे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर तैयार है। सी इज नॉन टू मी, वह मुझे जानती है। जैसे मैंने कहा ही इज लिसन डैश मी, वह सुनता है। किसे सुनता है भाई, अब सुन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम उसे सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं। सी इज लिसन टू मी, ही जो है वो किसे सुनता है, मुझे सुनता है। तो हमने यहाँ क्या यूज करना है, टू। ए लिसन भी हमारी कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है भाई। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी ड्यूरिंग। क्या है, ड्यूरिंग। आखिर ये ड्यूरिंग क्या है, बहुत बेहतरीन वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब पहला यूज है, यूज नंबर 1। तो इसमें लिखिएगा इट इंडिकेट्स, क्या है लिखिएगा साथ में, इट इंडिकेट्स द होल, it indicates the whole period of time, whole period of time from the action continued। ड्यूरिंग एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो ये बताती है कि कोई काम कितने समय तक हुआ था, वो कितने समय तक काम रहा, उसका टाइम का जो एक्शन का जो टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं इसका यूज एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा
he they asked me they asked about they asked about my previous jobs dash the interview। जब भाई साहब का जो था इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या किया, उनसे उनकी जो पुरानी पिछली जो जॉब थी उनके बारे में भी पूछा था। तो कब पूछा गया था? इंटरव्यू के दौरान। जितने टाइम तक इंटरव्यू चला उस टाइम के बीच में, उस पीरियड में उन्होंने उनकी प्रीवियस जॉब के बारे में भी पूछा था। तो इस काम के दौरान ऐसा कोई काम हुआ है, इस दौरान ऐसा हुआ था, इसको बताने के लिए हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे भाई? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन। अब इसका क्या मीनिंग हो गया इसको समझते हैं। हमने लिखा दे आस्क्ड अबाउट माय प्रीवियस जॉब ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरी प्रीवियस जॉब के बारे में भी पूछा था। ये इसका एक क्या निकल के आ गया? मीनिंग निकल के आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा द टीचर asked me the question dash the class। क्लास के दौरान टीचर ने मुझसे क्या किए थे? क्वेश्चन पूछे थे। तो क्लास के दौरान पूछे, अब क्लास का एक टाइम पीरियड रहा होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक क्लास। उस पीरियड में जो टीचर थे उन्होंने क्या किया? उससे क्या पूछे? मुझसे क्या पूछे? क्वेश्चन पूछे थे। तो उस क्लास के दौरान पूछे गए थे, क्लास के दौरान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें क्या बताना है? यहाँ उस टाइम पीरियड की बात चले, उस टाइम पीरियड को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो फाइनली हमारे सामने क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया? द टीचर आस्क्ड मी द क्वेश्चन। टीचर ने मुझसे पूछे थे। क्या पूछे थे? क्वेश्चन पूछे थे। किससे पूछे थे? मुझसे। किस दौरान पूछे गए थे? क्लास के दौरान मुझसे टीचर द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा जब भी सेंस आता है तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अब बात करते हैं यूज नंबर 2। ड्यूरिंग का जो यूज नंबर 2 है वो बहुत बेहतरीन है भाई, एकदम माइंड ब्लोइंग यूज है। चलिए भाई, ड्यूरिंग का यूज नंबर 2 क्या है? आपको क्या करते हैं? आपने कोई एक्टिविटी की है। क्या की है? आपने कोई एक्टिविटी की है। क्या बताना है? किसी इवेंट के दौरान कुछ होता है तो उसे बताने के लिए, चाहे अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, आई मेट हर डैश द साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन के दौरान मैं उससे मिला था। अब उसे इस एक्टिविटी के दौरान, साइंस एग्जीबिशन हुआ था तो एक एक्टिविटी हुई, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के दौरान आपकी उससे मुलाकात हुई थी। तो जब ऐसा सेंस आता है तो हम क्या यूज करेंगे? वहां पे ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे और हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? एकदम करेक्ट आंसर बन गया। किसी को कोई दिक्कत? जैसे मैंने कहा they introduced with her dash the meeting। एक इवेंट था जिसमें मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या किया था? हर से मिलवाया था, हर को इंट्रोड्यूस कराया था। तो क्या लिखेंगे? उस मीटिंग के दौरान हुआ है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे और हमारे क्या आ जाएगा? मीनिंगफुल आंसर आ जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप उनको आराम से बेहतरीन तरीके से देखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।